Okay, so we were discussing probability and we'll continue our discussion. We solved few questions also, basic questions and all. Today we'll discuss conditional probability. So see, what is conditional probability and how is it different from what we were discussing earlier? तो देखो इसको समझने के लिए let us take example. एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डाइस को रोल किया गया, अ डाइस इज रोल, ठीक है. सो वी नो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस. क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है. नाउ इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, इट्स वेरी सिंपल, 1/6, ठीक है. देखो ना, 4 आने का तो एक ही इवेंट ऐसा है जो फेवर कर रहा है इसको, गेटिंग 4 वाले को. और टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, सो 1/6, ठीक है. तो ये हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी. अब ना ये कंडीशनल वर्ड आ जाने से क्या हो जाता है, मतलब कंडीशनल क्या है. सपोज दे मॉडिफाई क्वेश्चन इन दिस वे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे नहीं, ऐसे बोला कि अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है कि द नंबर obtained is even. It is known that the number obtained is even. Then what is the probability of getting 4? ठीक है, मतलब देखो, इससे पहले भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ही फाइंड किए हैं और अभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या दोनों आंसर सेम आएगा? और सी, डाइस ही रोल हुआ है, मतलब सब कुछ तो डिटो सेम है. डाइस रोल हुआ और पहले भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ही फाइंड किया और इतना इजीली आराम से आंसर मिल गया. अभी भी वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ओनली, but will the answer be same? No, it will not be same. Why it will not be same? Because अभी बोल दिया है कि the number obtained is even. जैसे even बोल दिया, इसका मतलब है कि नंबर या तो ये होगा या फिर ये या फिर ये, मतलब the sample space itself changed. अगर हमको पता चली गया, एक 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 देखो, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलने से कितना चेंजेस आ गए. सो इस तरह से यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब बोल दिया है कि नंबर इज रेड, हाँ वो गलती से रेड निकल गया. द थिंग इज कि अभी पता है हम लोग को कि नंबर जो मिला है वो इवन है, तो 4 क्या हो, मतलब 4 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो देखो, एक जैसे एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो गया ना, देन द प्रोबेबिलिटी विल चेंज. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 विल बी 1/3, क्योंकि देखो एक ऐसा केस है जो 3 में से एक केस फेवर कर रहा है 4 आने को. सो 1/3, सो द प्रोबेबिलिटी चेंज. लेकिन देखो, इसको भी हम लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, इसको भी लिखे प्रोबेबिलिटी, क्या लिखने का तरीका सेम है, दोनों का सेम रहेगा. ऐसे कैसे होते हैं, दो सेम चीज हम लिखे हैं और उसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है. तो इसीलिए हम लोग लिखने का तरीका भी चेंज कर देते हैं. सो एक्चुअली हम लोग ये जो लिखे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 स्लैश देकर के, स्लैश का मतलब है कि अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन की नंबर इज इवन, दैट इज 1/3. नाउ द स्टेटमेंट इज कंप्लीट. अब ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ये बोल रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 अंडर द कंडीशन दैट द नंबर इज इवन, ऐसे ही बोल सकते हैं. या फिर इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्रोवाइडेड कि वो जो नंबर जो आया है वो इवन है, ठीक है. या फिर व्हेन दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, कि नंबर इवन हो चुका है, मतलब नंबर जो मिला वो इवन ही है, तो इसमें से 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है.
इसीलिए ये नया चीज एडअप हो गया, क्योंकि सेम हर मतलब एक ही चीज का प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकता है अगर हम लोग कोई एक कंडीशन ऐड करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो, जैसे मान लो कि डेक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स। ठीक है, इसमें से हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ऑब्वियस सा बात है, एक ही कार्ड निकालना है। ठीक है, एक कार्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, 13 डायमंड्स होता है तो 13 आउट ऑफ 52 मतलब 1 आउट ऑफ 4। एक कार्ड निकाले और डायमंड उसका क्या है। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड when it is known that the card is red, now will it be same? No, it will change, क्योंकि अब तो बोल ही दिया ना कि कार्ड रेड है, तो कार्ड रेड है मतलब देयर आर ओनली 26 ऑप्शंस नाउ। उन 26 में से डायमंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। सो 13 आउट ऑफ 26, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज हाफ। ठीक है, कि कार्ड रेड है मतलब ऑलरेडी 26 कार्ड एलिमिनेट हो गए, वी आर लेफ्ट विद ओनली 26 ऑप्शंस। ठीक है, अब उसमें से डायमंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा हम लोगों को फाइंड करना। तो दिस इज हाउ वी डील विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। पढ़ने का बहुत सारा तरीका, ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। कंडीशन ऑफ बी, ठीक है, या फिर अगर मोर सिंप्लीफाइड वे में हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा मीनिंगफुल वे में, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B has already occurred or happened। मतलब कि B ऑलरेडी हो चुका है तब A का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ये अगर उल्टा लिख दिए, अगर हम इसको ऐसे लिख दिए, अच्छा इसमें एक कंडीशन आ जाएगा, वो ये कि गिवन की प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट जीरो। एंड व्हाई सो, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ कि B हो चुका है, उसमें से हमको A का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B खुद ही जीरो है तो A का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ नहीं हो तो अपने आप ही जीरो होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए ये B जीरो नहीं हो सकता। ना सिमिलरली से अगर ये लिखा हुआ है तो बस इस सेम स्टेटमेंट लिख लो, उसमें A की जगह B लिख दो और B की जगह A लिख दो। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट जीरो। तो ये बस मतलब बस बता रहे हैं कि कैसे लिखते हैं, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी फाइंड करना है तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम लोग इसका मीनिंग तो समझ ही गए हैं, और डायरेक्ट कैसे फाइंड करना है वो भी हम लोग सीख ही गए। जैसे अभी तो हम लोग फाइंड कर रहे थे ना कि अगर रेड है तो डायमंड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर रहे थे, अपने को कोई फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ रहा था। पर फिर भी हम लोग चाहते हैं इस चीज को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी के टर्म्स में कैसे ये लिखाएगा, क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ऑब्वियस सा बात है, कुछ भी अगर कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना है, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे इसको, पता नहीं, रिलेशन, हाँ, तो वेन डायग्राम से ज़्यादा आसानी होगा क्रिएट करना। ठीक है, तो ये रहा वेन डायग्राम। अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो देखो ये पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी।
सो दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स कि ये कॉमन है, ये ए भी है और बी भी है, दोनों ही है ये, ठीक है। और ये रेड से मैं मार्क करता हूं, दिस एंटायर रीजन इज बी, दिस एंटायर रीजन इज बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो बी अगर ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब मेरा जो सैंपल स्पेस है वो खाली ये रेड मार्क स्पेसेस है कि नहीं, जिसको हम अभी रेड से मार्क किए हैं, ओनली दिस आर माय सैंपल स्पेसेस, क्योंकि बी हो चुका है ना, तो बी हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज आया है वो इनमें से ही कुछ है, इसके बाहर का नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। तो भाई देखो सैंपल स्पेस नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ न्यूमरेटर में क्या जाएगा, क्योंकि हम लोग कैसे फाइंड करते थे, अगर किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता था तो क्या फाइंड करते थे, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, ऐसे फाइंड करते थे ना। अभी बोलोगे कि यहाँ आप एन ऑफ एस को नहीं लिखे, यहाँ पी ऑफ बी लिख दिए। एक्चुअली अगर तुम लोग को याद होगा, ठीक है, कि हम लोग लास्ट टाइम जब रिलेशंस डिराइव कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये एन ऑफ ई के टर्म्स में लिख रहे थे, ऐसा इवेंट डायग्राम बना के सारा फॉर्मूलाज, और फिर उसको एन ऑफ एस से डिवाइड करके वो पी ऑफ, जैसे हम लोग अगर ये फाइंड करना था तो हम लोग उसके लिए पहले एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर रहे थे, देन ऐसे ब्ला ब्ला था ना कि पहले एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर सबको एन ऑफ एस से डिवाइड किए तो वो रिलेशन प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है, फालतू का वो एन के टर्म्स में लिखने जाएंगे फिर डिवाइड करके, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया इसे डिनोमिनेटर में। अब आता है कि अपने इवेंट को फेवर करना, तो अपने इवेंट को कौन सा फेवर कर रहा है, ओनली दिस रीजन सी, क्योंकि हम लोग फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, तो बी इफ बी हैज ऑकर्ड देन ओनली दिस पोर्शन इज ए, जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ओनली दिस इज ए। टोटल वैसे ए क्या है, ये पूरा का पूरा ए है, लेकिन जब बोल दिया कि बी हैज ऑकर्ड तो मतलब इसमें से तो ओनली दिस पोर्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ओनली दिस मच इज ए, तो इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी अगर है तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। एंड सी द कंडीशन विल बी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट जीरो, क्योंकि देखो अगर ये जीरो हो गया मतलब यहाँ डिवाइडेड बाय जीरो हो जाएगा, वो तो ऐसे भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है तब क्या हो जाएगा, तो ऊपर में बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, इट इज सेम, चेंज तो नहीं हो रहा है, सो न्यूमरेटर सेम रह जाएगा, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन तो इस तरीके से हम लोग ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अपना डायरेक्ट अप्रोच तो है ही, अगर डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो तो वैसे ही कर लो, ठीक है, जैसे बोला है। हम लोग अब वापस हम लोग आते हैं, वो जो क्वेश्चन अभी हम लोग डील कर रहे थे उसमें वापस से एक बार आते हैं। देखो क्या था कि देयर वेर 52 कार्ड्स, इसमें से वन कार्ड ड्रॉन, और मान लेते हैं हम लोग को जानना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट्स, सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ हार्ट, ठीक है, और बी क्या है, गेटिंग कार्ड ऑफ रेड शूट, ये रेड कार्ड है, ठीक है।
तो अगर हमको डायरेक्टली पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट इफ ऑलरेडी पता है कि वो कार्ड रेड है। तो हम लोग अभी फाइंड किए 13 आउट ऑफ 26। अगर खाली P ऑफ A बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, देन इट विल बी 13/52 which is 1/4। अगर A अंडर द कंडीशन ऑफ B बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जब B ऑलरेडी हो चुका है, तो B हो चुका है इसका मतलब क्या है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज 26 रेड कार्ड्स, और उसमें से A होना, उसमें से हार्ट होना मींस 13 और 26 हाफ। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली देखो, हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिए कि नहीं, इस चीज को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लिए कि नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको वो जो अभी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किया उसका यूज कर सकता है। हम लोग क्या पर हैं कि अगर A अंडर द कंडीशन ऑफ B फाइंड करना है तो इट इज सेम एज दिस। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला का वैल्यू बैठाते हैं। यहाँ पे देखो, पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो A इंटरसेक्शन B मतलब A क्या है, कार्ड ऑफ हार्ट, और B क्या है, कार्ड ऑफ रेड। सो दोनों ही मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ये A है, so this entire A will be inside B because B क्या है, रेड कार्ड। so this entire A will be inside B, और बाहर में एक ऐसा मतलब इस तरह का वेन डायग्राम होगा यहाँ। अब किसमें कितना वैल्यू होगा ये देखो, ये हाँ ऐसा है, इसमें 13 होगा तो इधर भी 13 ही आएगा क्योंकि टोटल 26 रेड कार्ड होता है, उसमें से 13 ठो A हो गया तो 13 बाहर चला गया, और बाहर में कितना जाएगा 26। So all total 52 cards are there and this is the relation। अगर हम लोग ये तीन चीज को का बात करें, हर्ट्स होने का, रेड होने का, तो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। चलो फिर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, वही ना, तो कितना हो जाएगा, देयर आर 26 रेड कार्ड्स, सो 26 आउट ऑफ 52 मतलब हाफ। अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी कंडीशन क्यों लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। दिस एंटायर ए इज बेसिकली इंटरसेक्शन पोर्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 13 आउट ऑफ 52, क्योंकि इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, 13 एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी में 13 एलिमेंट्स है, सो 13 आउट ऑफ 52, सो 1/4। अब हम लोग ये फॉर्मूला में वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में वैल्यू बैठाते हैं, देखते हैं कि क्या उतना ही आता है जितना हम लोग डायरेक्ट फाइंड किए थे। तो इंटरसेक्शन वाला मतलब कि हाफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उल्टा लिख दिया है, इंटरसेक्शन वाला इज 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज हाफ, so it will be 1/4 into 2/1 which is half। देखो सेम आया ना, नॉर्मली जब किए थे तब भी इतना ही आया था ना, हाफ। see both, let me mark with red, सेम आंसर। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, अगर ये डायरेक्ट वाला अप्रोच मेरे को इजी लगेगा तो हम यही यूज करेंगे, अगर पॉसिबल होगा यूज करना तो यही यूज करेंगे। जहाँ पे इसको नहीं यूज कर सकते डायरेक्ट वाला अप्रोच में भी इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं दिया हुआ है, हमको फॉर्मूला बेस्ड यूज करना पड़ेगा ना, दिस फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कीप दैट इन माइंड। नाउ सपोज we need to find this, मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो ये ऐसे नहीं लिख देना, दिस इज रॉन्ग।
अगर लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। इन दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस आई होप यू नो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्यों गलत हो गया? बिकॉज मैंने सिंपली यहाँ पे ए लिख दिया, नहीं, ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और लेट अस सॉल्व few basic question. Now see this question. It is given that probability of not happening of A, मतलब कैसे लिख लेते हैं भाई इसको, is 0.7। अब देखो इसको ना फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप 7/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी आप पॉइंट में भी रख सकते हो, नो इश्यूज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए, which will be 0.3 or you can say 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0.7 मीन्स 7/10। अब बोल रहा है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ कि ये होना क्या चाहिए था। ये होना चाहिए था दिस बाय दिस, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो और हम लोग को फाइंड क्या करना है? ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। अच्छा, ये मत समझ लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए इज 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। नो, ऐसा कुछ अजम्पशन खुद से मत कर लेना। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब हम लोग बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए निकाल रहे हैं तब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड होगा। जब ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी निकाल रहे हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड करता है। तो दोनों चीज ऐसा रेसिप्रोकल का रिलेशन कैसे हो सकता है? सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा खुद से assumption मत बना लेना, दिस इज रॉन्ग। सो बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए बोला है ना, तो हम लोगों को अगर फाइंड क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी फाइंड करना है। तो अगर ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी फाइंड करना है, अगर ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या चाहिए अपने को? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। दो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, बस ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी नहीं पता है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। ठीक है, तो वो यहाँ से फाइंड कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो दिस इज, ये फॉर्मूला में ए इंटरसेक्शन बी इन्वॉल्व है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन्वॉल्व है और बी अंडर द कंडीशन ऑफ इन्वॉल्व है। हमको दो चीज का वैल्यू पता है तो तीसरा फाइंड कर ही सकते हैं। सो वैल्यूज बैठा लेते हैं। सो बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए का वैल्यू इज गिवन, हाउ मच दे हैव गिवन? 0.5। so it will be 0.5 means 5/10 equals to a intersection b by probability of a। probability of a कितना है? 3/10। अच्छा, पॉइंट में भी लिख सकते थे यार, इतना ये जो लिख रहे हैं इसके बेकार देखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा। सो आप पॉइंट में भी लिख सकते थे, तो 0.5 लिखते हैं और यहाँ 0.3 लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 0.5 multiplied to 0.3 which is 0.15। ठीक है, अब क्या फाइंड करना था अपने को? A अंडर द कंडीशन ऑफ B। तो नाउ वी कैन फाइंड इट। इट विल बी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो A इंटरसेक्शन B कितना है? 0.15 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 0.7। ठीक है, तो अब अगर देखो डिवाइड करने जाएंगे ना तो पॉइंट में थोड़ा वो क्या बोलते हैं, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा। सो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और सॉल्व कर लो कितना आता है। इफ यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट 3 out of 14 which is basically 0.21। या आप 3/14, ये देखो अगर हम 3/14 को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करने जाए तो ये इट विल बी अप टू मोर डेसिमल प्लेसेस, तो वो तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा ना, इसीलिए आप उसको 3/14 ही लिख के छोड़ दो।
ठीक है, इसको 3/14 ही छोड़ देते हैं। और अभी तक हम लोग जितना भी लिख रहे थे ना, ये फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे 3/10, 7/10, ये जस्ट मैं बता रहा था कि आप ऐसे भी लिख के इवैल्यूएट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं था, यहाँ पे कोई नीड नहीं था। रादर अगर वैसे लिखेंगे तो शायद सॉल्यूशन और कॉम्प्लिकेटेड, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है यार, तो इसलिए इट वाज नॉट नीडेड। बस मैं समझा रहा था कि अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो यू कैन आल्सो राइट इट इन फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इसमें क्या फाइंड करने वाला है क्वेश्चन में, ये तो फाइंड हो गया 3/14। दूसरा ए यूनियन बी, तो अब ए यूनियन बी अगर फाइंड करना है तो हम लोग तो जो नॉर्मल फॉर्मूला था ए यूनियन बी का वही यूज कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, probability of A is 0.3 ना, हाँ it is 0.3, probability of B is 0.7, okay 0.7 and A intersection B कितना है 0.15, so if you add them you are going to get 1 minus 0.15 is 0.85, so this is the answer, okay। तो दोनों सॉल्व हो गए, एकदम सिंपल है। Now see, try to solve this question on your own. I'll not discuss the solution in this video. We'll continue our discussion on probability in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning.